नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इस वक्त अरिंजय सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। तो हमने ये देखा कि साइक्लोन मंडोस ने यानी कि पिछले जो है एक दो दिन के अंदर इसने तमिलनाडु में लैंडफॉल किया और जबरदस्त मूसलाधार वर्षा के साथ साथ यानी कि ऐसे साइक्लोनिक स्टॉर्म इसने लैंडफॉल किया और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई और बदकिस्मती से 4 लोगों की जान भी चली गई। तो यानी कि उतना ज्यादा जो है इसने उतना डिवास्टेटिंग इफेक्ट अपना नहीं दिखाया, उतना ज्यादा हानि इसने नहीं पहुंचाया, पर हाँ कुछ ना कुछ हानि इसने अवश्य पहुंचाया है इस सिस्टम ने। तो अभी ये सिस्टम केरला कर्नाटक को पार करता हुआ लो प्रेशर एरिया ऐसा अरब सागर में बन चुका है। मैं पिछले एक आध दिनों से कुछ इन दिनों से वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, पर यानी कि अभी आज यानी कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो इससे पिछले जो वीडियोस हैं उसमें एक आध वीडियोज में मैं बता किसी जो वेदर एक्टिविटी की जो संभावना है, ये मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी गुजरात, छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। तो यही चीज अभी देखने को मिल रही है। आप बादल में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात के कुछ एक इलाकों में बादल छाए हुए हैं। ये तो लो प्रेशर एरिया का बादल तो आप देखिए अरब सागर में है, यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। तो इन सारे वेदर सिस्टम्स के चलते अभी यानी कि आप देखिए मध्य भारत के कुछ इलाके प्रभावित हुए हैं। पिछले एक आध दिनों में बादल जैसे छा रहे हैं और वर्षा की गतिविधियां तो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज भी दिखी है कुछ समय के लिए। में अगर हम देखें तो वो यानी कि ज्यादा भारी बारिश नहीं है, पर अगर कुछ समय के लिए जो एकदम तेज बारिश हो जाती है वो भी कहीं कहीं पर दिखी है। और कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या वर्षा की गतिविधियां दिखी है। और कहीं कहीं पर केवल बादल छाए हैं, जैसे रायपुर में केवल बादल छाए हैं, अभी तक तो वर्षा नहीं दिखी है यहाँ पर। और संभावना तो अभी आने वाले दिनों में कम है, क्योंकि अभी धीरे धीरे वेदर एक्टिविटी यहाँ से अब सरक जाएगी अगले 48 घंटे के दौरान, 48 से 72 घंटों के दौरान पूरी तरह। तो यानी कि पर यानी कि बादल तो आए ही हैं इन सारे इलाकों में, भारत के इलाकों में। उत्तर भारत का ज्यादा इलाका साफ है, केवल पहाड़ों में कुछ हल्के फुल्के बादल हैं, और पहाड़ों में भी जो पश्चिमी विक्षोभ वो अभी आगे निकल चुका है पिछला। और अभी अगले कुछ दिनों के दौरान कुछ उतना ज्यादा सशक्त पश्चिमी विक्षोभ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि अच्छा स्नोफॉल के लिए अभी भी, अच्छे स्नोफॉल के लिए वेट जो है आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो यहाँ की बात हुई। और अब हम बात करते हैं जो क्षेत्र वाइज। तो शुरुआत अगर की जाए दक्षिण भारत से, तो दक्षिण भारत में अब ये जो क्या है कि लो प्रेशर एरिया, जैसे मैंने बोला, अरब सागर में बन चुका है। इस लो प्रेशर एरिया के चलते अभी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेगी। तटीय कर्नाटक, केरला में पहले से वर्षा में कमी आई है, पर अभी भी हल्की या मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। और जो उत्तर पूर्वी मानसून में आप देखिए अभी एक बार फिर उत्तरी दिशा से हवाएं आ रही है। ये हालांकि घूम करके इस प्रकार दक्षिण पूर्व होकर महाराष्ट्र में एंटर कर रही है, पर आप देखिए पूर्वी उत्तर पूर्वी दिशा से या दक्षिण पूर्वी दिशा से यहाँ से भी तमिलनाडु वगैरह में जो हवाएं हैं वो इस प्रकार यानी कि पहुंची है। लो प्रेशर एरिया के चलते ही दक्षिण पूर्वी हवाएं जो है महाराष्ट्र की तरफ जा रही है। ट्रफ रेखा भी इस लो प्रेशर से इस प्रकार अग्रसर है। तो इन सारे वेदर सिस्टम के चलते तमिल यहाँ पर जो है तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश होगी। तटीय कर्नाटका, दक्षिणांतरी कर्नाटका, इन सारे इलाकों में हो सकता है कि अगले 24 घंटों के दौरान आंतरिक कर्नाटका के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां भी दिख जाए। पर ये 15 तारीख के बाद दक्षिण भारत में वेदर एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी। पर तमिलनाडु का मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं होगा, हल्की फुल्की हो सकता है वर्षा हो, पर कम से कम 15, 16, 17 इस समय हो सकता है कि बारिश एकदम ना के बराबर हो जाए। तेलंगाना में भी हल्की बारिश गतिविधियां 48 घंटों के दौरान दिखती रहेगी कुछ ना कुछ। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी यही रहेगा। और ये जो है इसके बाद क्या होगा, 15, 16 के बाद लगभग पूरे दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश गतिविधियां ना के बराबर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पर एक सर्कुलेशन जो है वो कम से कम अगले 24 घंटों के दौरान एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में एक फॉर्म होने जा रहा है। हालांकि इसका तमिलनाडु की तरफ आने की संभावना ना के बराबर है। ये सिस्टम लग रहा है कि इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ, पिछला जो सिस्टम आया था वो यहाँ से शुरू करते हुए ये लगभग यहाँ पर आ गया था, यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ ये सिस्टम बढ़ा। पर ये वाला जो सिस्टम होगा वो इस प्रकार, यानी कि यहाँ यहाँ से अगर शुरू करता है, एक मिनट, हाँ, तो ये अगर यहाँ से शुरू करता है तो ये लग रहा है कि श्रीलंका के दक्षिण में, यानी कि
जो है ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ पूरा यानी कि विपरीत दिशा में यहाँ पर जाएगा। तो भारत की तरफ ये लैंडफॉल तो नहीं करेगा, पर इस सिस्टम के चलते लग रहा है कि ट्रफ रेखा हो सकता है कि जब ये श्रीलंका के दक्षिण में होगा, यहाँ से लेकर के हो सकता है कि मध्य भारत तक पहुंच जाए दक्षिण भारत होता हुआ। तो उत्तर पूर्वी मानसून को ये इस प्रकार जो है, क्योंकि हवाएं तेजी से चलेंगी, मॉइस्चर आएगा सिस्टम के चलते और तेजी से, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट इसका उत्तर पूर्वी मानसून पे दिखेगा और ये इसको सशक्त कर देगा। तो उत्तर पूर्वी मानसून अभी फिलहाल तो रिवाइव हुआ है, पर अगले 2-4 दिनों के दौरान कमजोर हो सकता है। उसके बाद एक बार फिर 19 तारीख के बाद, 18-19 तारीख के बाद, कम से कम 20 तारीख के बाद ही ज्यादा प्रभाव दिखेगा श्रीलंका में। कुछ इलाकों में भारी बारिश इसके चलते दिखेगी सिस्टम के चलते, पर ये सिस्टम एक मेलमार्क लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन से ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। क्योंकि एक साइक्लोन यानी कि जब फॉर्म होता है उसके जाने के बाद जो है, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश हो गई होती है, सी में भी इतने बादल छाते हैं, समुद्र इलाके में भी इतनी बारिश होती है, तो इसके चलते जो है जो सी सरफेस टेम्परेचर कम हो जाते हैं और इसके चलते कोई जस्ट उसके बाद अगर कोई सिस्टम बनता है तो उतना सशक्त नहीं हो पाता है। तो ये इसी के चलते होगा। और अरब सागर में भी सी सरफेस टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है, तो लो प्रेशर एरिया उतना भी ज्यादा सशक्त नहीं होगा। हो सकता है कि केरला तट के आसपास, क्योंकि 28-29 चल रहा है इसी इलाके में लक्षद्वीप में, तो यहाँ पर लक्षद्वीप वगैरह के आसपास मध्यम बारिश गतिविधियां दिख जाए, या एक आध सालों के लक्षद्वीप में भारी बारिश भी दिख सकती है। और उसके बाद जैसे जैसे और पश्चिम में बढ़ेगा, तो जैसे सोमालिया ओमान वगैरह के आसपास, यहाँ पर जो है इस तरफ अरब सागर में अगर मैं आपको दिखा दूं, तो जो सी सरफेस टेम्परेचर आप देखिए केरला वगैरह के आसपास जो 28-29 बना हुआ है, वो यहाँ पर जाते जाते 27, यहाँ तक कि 26 डिग्री तक भी पहुंच जा रहा है, यानी कि कम से कम आपका 2 से 3 डिग्री तक फर्क है यहाँ केरला तट के आसपास और इधर सोमालिया ओमान तट की तरफ। तो इसी के चलते सिस्टम जैसे जैसे और पश्चिम में बढ़ेगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, वो और वीक होता जाएगा, भारत से तो दूर चले ही जाएगा, भारत पे तो कोई प्रभाव दिखेगा ही नहीं, और अन्य देशों में भी इसका कोई खास असर नहीं दिखेगा। फिर ये अब देखिए ऐसा ट्रफ ये मिल जाएगा इन हवाओं जो है हवाओं के साथ, इसका मॉइस्चर ऐसा ट्रफ, फिर ये यहाँ सोमालिया के कुछ इलाकों में, ओमान के कुछ इलाकों में की बूंदाबांदी बारिश देगा। वो तो यानी कि अभी हम भारत की बात करते हैं, वहां पर कुछ वेदर एक्टिविटी के चलते हो जाए, पर यानी कि ये सिस्टम फिर लग रहा है डिफ्यूज हो जाएगा अरब सागर की तरफ। तो ये यहाँ की बात हुई दक्षिण भारत की। और और हाँ, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अभी तो ना कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, पर 16 या 17 तारीख के आसपास, कम से कम 17-18 तारीख के आसपास लग रहा है कि हल्की से मध्यम वर्षीय गतिविधियां हो सकती है अंडमान निकोबार में, फिर वो एक बार फिर 20 तारीख के बाद समाप्त हो जाएगी। तो ये रहेगा, यहाँ पर भी उतनी अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। अब चलते हैं मध्य भारत की तरफ। मध्य भारत में दक्षिण भारत के बाद सबसे ज्यादा रेनियस पॉकेट मध्य भारत है। मध्य भारत में यानी कि अगर सबसे रेनियस स्टेट मध्य भारत में देखा जाए तो महाराष्ट्र है अगले 24 घंटों के दौरान, या 48 घंटों के दौरान भी। तो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कहीं भी दिख सकती है लगातार, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से इस प्रकार ये जो हवाएं हैं दक्षिण पूर्वी दिशा से वो चल रही है, एक ट्रफ रेखा, ये लो प्रेशर एरिया के चलते ही है, यहाँ से ये हवाएं जा रही है, फिर ये हवाएं यहाँ पर ऐसे लो प्रेशर चले जा रही है। तो ये क्या होगा कि अगले 48 मिनट के दौरान एक तो क्या, ये जो ट्रफ रेखा बनी हुई है वो भी अभी धीरे धीरे वीक हो रही है, वो भी अभी हटेगी। ये जो ट्रफ रेखा बनी हुई है ऐसे ये मध्य प्रदेश तक भी जा रही थी, अभी धीरे धीरे हट रही है। और ये सिस्टम है जो इस ट्रफ रेखा को सपोर्ट कर रहा है, वो भी 15-16 के बाद हट जाएगा। ये ट्रफ रेखा है, सिस्टम है, साथ ही हवाओं का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, तो सारे फैक्टर्स यानी कि रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ से उत्तरी दिशा से जो हवाएं हैं वो इस प्रकार आ रही है यहाँ, और यहाँ दक्षिण पूर्वी दिशा से हवाएं आ रही है, तो दोनों हवाओं का भी कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। तो इन सारे परिस्थितियों के चलते महाराष्ट्र में, और हो सकता है कि मध्य प्रदेश के भी अभी भी कुछ दक्षिणी इलाकों में, हो सकता है कि इंदौर भोपाल तक अभी भी हल्की से मध्यम बारिश होती रहे, यहाँ पर भी कॉन्फ्लुएंस जारी रहेगी। पर 15-16 तारीख के बाद उत्तरी हवाएं जो है वो अपना अधिक प्रभाव दिखाना शुरू करेगी, और जो मॉइस्चर है वो आना बंद हो जाएगा, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से या अरब सागर की तरफ से भी जो मॉइस्चर आ जा रहा है वो आना बंद हो जाएगा, और तो इसके चलते वेदर एक्टिविटी भी समाप्त हो जाएगी। और तो अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के इलाकों में हो सकता है कि मुंबई में भी बादल बादल भी छाते रहे या हल्की फुल्की बूंदाबांदी दिखती रहे यहाँ पे। और गुजरात, पूर्वी गुजरात के एक आध इलाकों में सूरत, वलसाड, नवसारी, हो सकता है कि वडोदरा, भरूच, दाहोद और यहाँ पर जूनागढ़, भावनगर तक हल्की फुल्की वर्षा दिख जाए। 16 तारीख से पूरी तरह मौसम शुष्क हो जाएगा।
तो ये यहाँ की बात हुई है मध्य भारत के इलाकों की। और हाँ, ये जो छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ, विदर्भ में और छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान वेदर एक्टिविटी संभावना काफी कम है। हो सकता है कि यहाँ पर बादल बादल कुछ छा जाए, बूंदाबांदी हो जाए, पर रायपुर में तो देख अभी तक कोई भी बारिश नहीं दिखी। और उम्मीद बहुत कम है कि मध्य छत्तीसगढ़ तक हो, पर हो सकता है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एक आध इलाकों में, जगदलपुर या दंतेवाड़ा, इस इलाके में हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां हो जाए। और मध्य प्रदेश में हो सकता है कि जबलपुर तक 14 तारीख तक बारिश पहुंच जाए। तो यहाँ से अगर बादल कुछ मूव कर कर उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगर पहुंचते हैं तो कोरबा अंबिकापुर में बादल छाएंगे। और बादल तो अभी पूरे छत्तीसगढ़ में ही छा रहे हैं बादल, यानी कि रायपुर तक। बटालियन के अंदर 24 घंटों के दौरान तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में रहेगी, पर उसके बाद जैसे मध्य प्रदेश में एक जो है बारिश का पैच रहेगा, तो वो हो सकता है अगर मूव कर कर उत्तरी छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर कोरबा के आसपास पहुंचता है तो हल्की फुल्की बारिश दी जा सकती है। तो यहाँ की बात ये यहाँ की। और यानी कि ललितपुर के नीचे, ललितपुर और इसके नीचे अभी भी बादल बादल छाते रहेंगे 24 घंटे के दौरान। पर उसके बाद कम से कम 14-15 से उत्तरी हवाएं तेज हो जाएंगी, प्रभाव बढ़ जाएगा, मॉइस्चर कम हो जाएगी, तो बारिश गतिविधियां भी समाप्त हो जाएगी। उतनी भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखी नहीं है जैसे मैंने बोला था, पर कुछ ना कुछ दिखी है। तो ये रहेगा मध्य भारत में, यानी कि मध्य भारत में अभी वेदर एक्टिविटी जो हो रही थी वो धीरे धीरे सबसाइड करेगी, कम हो जाएगी। कम से कम अगले 72 घंटों के बाद पूरी तरह मध्य भारत भी शुष्क हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर मौसम शुष्क होता है तो उत्तरी हवाओं का जैसे प्रभाव बढ़ जाएगा कम से कम 17 17 तारीख से, तो आप देखिए एक बार फिर तापमानों में गिरावट होना शुरू हो जाएगा। उत्तरी मध्य प्रदेश के तो कुछ इलाकों में 7 निकाल जाए तो 6 5 4 डिग्री तक तापमान चले जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ विदर्भ में भी आप देखिए, छत्तीसगढ़ में तापमान 10 डिग्री तक हो सकता है कि आ जाए, 11 12। गुजरात में तो है अभी जो है उतनी सर्दी नहीं पड़ी है गुजरात में, पर और दिन के भी तापमान कुछ आप देखिए बढ़ चुके हैं। यहाँ पर जैसे 18 तारीख को आप देखिए मौसम शुरू 34 35 मिड 30s तक तापमान आ जाएंगे, पर आप देखिए वही 19 तारीख को 2 डिग्री की गिरावट है उत्तरी हवाओं का जैसे ही क्योंकि प्रभाव बढ़ेगा, तो और भी 2 डिग्री आप देखिए 20 तारीख तक, यानी कि कम से कम 20 21 तारीख होते होते गुजरात में भी जो है दिन के तापमान अभी से जो है गिर जाएंगे। और एक जो है एक बार फिर जो हल्की जो सर्दी कुछ एक आध दिन जो है 1 2 सप्ताह पहले पड़ी थी वो एक बार फिर शुरू हो जाएगी। तो यहाँ की बात हुई मध्य भारत की। तो देखिए अभी धीरे धीरे यहाँ पर मौसम शुष्क होने के कगार पे चले जाएगा 24 28 घंटे में। तो ये यहाँ की बात है। और पूर्वी भारत में तो मौसम शुष्क बना हुआ है, आगे भी अगले कई दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। दिन हल्का गर्म बना रहेगा, रात में हल्की सर्दी रह सकती है, जो सुबह यानी कि हल्की में नहीं मतलब सर्दी रह सकती है। सुबह रात की जो सर्दी शुरू हो चुकी थी वो अभी रहेगी। उत्तरी हवाएं आ रही है, पर कोई हैवी स्नोफॉल क्योंकि उत्तर भारत में नहीं हो रहा है, तो इसी के प्रभाव से चाहे वो मध्य भारत हो, चाहे पूर्वी भारत या दक्षिण भारत के भी कुछ इलाके हो, यहाँ पर तापमान उतने ज्यादा नहीं गिर पा रहे हैं, गिर रहे हैं तापमान, पर जो एकदम कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जैसे अगर मैं बोलूँ तो जैसे पिछले साल रायपुर नागपुर यहाँ पर भोपाल इंदौर वगैरह में यहाँ भी सिंगल डिजिट तापमान जो है शुरू हो गए थे कम से कम दिसंबर मिड आते आते मिड के बाद जैसे दिसंबर 20 तक तो शुरू ही हो चुके थे। तो यानी कि जैसे रायपुर में जो है 7 6, नागपुर वगैरह में भी 8 9, और यहाँ इंदौर वगैरह में तो और भी कम यानी कि 5 डिग्री तक जा रहे थे तापमान, या उसके भी नीचे भोपाल वगैरह में तो 4 3 तक तापमान जा रहे थे। तो वो जो कड़ाके की एकदम सर्दी होती है, जो कम से कम जो रात के समय जो पड़ती है एकदम भीषण कड़ाके की सर्दी, दिन में भी यहाँ पर जो हवाएं चलती है दिन में, क्योंकि मध्य भारत में तो धूप रहती है पर जो हवाएं चलती है वो ठंडी होती है। तो वो सब जो होती है, यानी कि जब हेवी स्नोफॉल के बाद जो उत्तरी हवाएं, वो जो कड़ाके की सर्दी होती है वो अभी भी शुरू नहीं हुई है। और अभी कम से कम दिसंबर मिड तक तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि होगी, क्योंकि 20 दिसंबर तक तो कोई सशक्त पश्चिमी विक्षोभ ही नहीं आएगा। तो स्नोफॉल तो अभी पहाड़ों में लगभग ना के बराबर होगा, और स्नोफॉल कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हवाओं में जो है उतनी ठंडक नहीं होगी। और यही इसी कारण से यहाँ पर अभी उतनी कड़ाके की सर्दी शुरू नहीं हो रही। तो अभी पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा, सर्दी रहेगी, पर जैसे मैंने बोला उतनी भी कोई कड़ाके की सर्दी नहीं रहेगी। अगर अरुणाचल में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हल्की बारिश की गतिविधियां दिख सकती है, बारिश या ऊंचे पहाड़ों में यहाँ पर स्थानों पे बर्फबारी भी हो सकती है। अभी उत्तर भारत की बात करते हैं, तो उत्तर भारत में पहाड़ों में तो जैसे मैंने बोला अभी कोई पश्चिमी विक्षोभ सशक्त नहीं आ रहा है, तो अभी मौसम यहाँ पर लगभग शुष्क रहेगा, केवल बादल बादल कुछ आ सकते हैं वेस्टर्लीज की तरफ से इस समय, क्योंकि वेस्टर्लीज लगातार चलते रहते हैं पश्चिम विक्षोभ, सॉरी पश्चिमी दिशा से। आपको पता होगा हायर हायर लैटिट्यूड में ये चलते हैं,
सॉरी लैटीट्यूड बोल रहा हूँ, और जो है हायर ऑल्टीट्यूड में चलते हैं ये हवाएं, जो ऊंचाई 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 वाली हवाएं होती है इस समय, ये वेस्टर्लीज जो अब होता है मेडिटेरेनियन सी पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो इन हवाओं से प्रोपोलेट जो है सिस्टम है, पर वेस्टर्लीज भी जो है कभी कभी कुछ मॉइस्चर अपने साथ लेकर आ जाती है मेडिटेरेनियन सी से, हल्का फुल्का मॉइस्चर, काफी हल्का नेग्लिजिबल। तो वो मॉइस्चर जो है कभी कभी अचानक से कुछ बादल बादल छा जाते हैं, या कुछ एक एक आध स्थानों पे काफी हल्का बर्फबारी अगर कुछ समय के लिए दिख जाता है, तो उसी प्रकार की वेदर एक्टिविटी से रहेगी, या मौसम लगभग अभी शुष्क ही बना रहेगा पहाड़ों का। और ये आप देखिए 20 तारीख तक भी लगभग यही होगा, हो सकता है कि लग रहा है 19-20 के आसपास काफी एक हल्का जो है पश्चिमी विक्षोभ आ जाए, वो भी अपना कोई असर नहीं दिखाएगा अधिक। और अब देखिए 21-22 तारीख तक भी मौसम शुष्क रहेगा, पर उसके बाद 22 तारीख को एक ईरान और इस तरफ से वेदर सिस्टम जो पश्चिमी विक्षोभ वो धीरे धीरे आएगा, तो उसके बाद यानी कि 22 से 23 तारीख के बाद जाकर कोई पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों में आ सकता है। तो उससे पहले कोई सतत पश्चिमी विक्षोभ तो नहीं आएगा, पर तब भी यानी कि कड़ाके की सर्दी कुछ इलाकों में उत्तर भारत में शुरू हो सकती है, उतनी ज्यादा नहीं होगी। जैसे पंजाब दिल्ली में कई बार जो तापमान वो जैसे पिछले एक आध सालों में जो है, पिछले साल चूरू जैसे -5 डिग्री रिकॉर्ड किया था दिल्ली ने, उस समय जो है -0.1 -1 तक भी पंजाब के कुछ इलाकों में चला गया था तापमान। तो उस प्रकार की जो सर्दी है वो अभी भी 10 दिनों तक तो दिखाई नहीं दे रहे, पर जो कड़ाके की यहाँ जो सर्दी है, तो दिल्ली में अभी तापमान 9, 10, 11, 12 रेंज में चल रहे हैं, वो गिर करके 7 डिग्री तक आ सकते हैं, 7, 6, कुछ इलाकों में पंजाब में 5, 4, हो सकता है एक आध इलाकों में 3 डिग्री तक तापमान गिर जाए रात में, जो है राजस्थान के एक रीजन है। तो इस प्रकार की सर्दी अभी रहेगी, तो हल्की कड़ाके की सर्दी शुरू हो सकती है। अब देखिए अभी दिन के तापमानों में भी हल्की गिरावट आएगी, उत्तर पश्चिमी हवाएं काफी तेजी से चलेगी, पर कोई कोहरा नहीं है। अब देखिए हवाएं भी काफी ज्यादा तेज है दिल्ली के आसपास और इस इलाके में। अब देखिए 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, राजस्थान के पूरे इलाके में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, मौसम शुष्क रहेगा। तो क्योंकि हवाएं इतनी तेज, थोड़ी हवाएं तेजी से चल रही है, तो धूप का प्रभाव भी दिखता रहेगा, और जो ठंडी ठंडी हवाएं दिन में चलती रहेगी, और रात के समय काफी अभी जो है कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी। अब एक वेदर मॉडल आज अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ही 8 डिग्री दिखा रहा है, तो अभी जो है पंजाब दिल्ली में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। पंजाब में तो 6, 5, 4, 3 यहाँ तक तापमान जा सकता है अभी, और राजस्थान के भी इलाकों में अभी 10 डिग्री के नीचे तापमान पहुंच जाएगा। और अगले यानी कि मौसम तो अभी पूरी तरह अगले 10 दिनों तक उत्तर भारत का शुष्क ही बना रहेगा, शुष्क और साफ पूरे इलाके में। अब देखिए तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, या पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी अभी तापमान जो है वो गिर जाएंगे यहाँ पर, और भी और दिन के तापमानों में भी जो है अभी गिरावट आएगी। अब देखिए 16 तारीख को तो दिसंबर में होते थे तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर वर्तमान के 22 डिग्री तक अब देखिए दिखा रहा है, तो इसी प्रकार देखिए 25 डिग्री तक भी अभी तापमान नहीं जाएंगे उसके बाद। और फिर और आगे जैसे अगर मैं जाऊं, तो अब देखिए 20, 21 तारीख 21 तारीख होते होते तापमान केवल मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री तक आ जाएगा, कोल्ड डे कंडीशन के लगभग बॉर्डर में। अगर और भी थोड़ा तापमान कम हो जाता है तो कोल्ड डे कंडीशन शुरू हो जाता है, तो उसी प्रकार का यानी कि दिन की भी जो सर्दी है उसकी भी हल्की एक शुरुआत होने की संभावना है। और उस समय जो है रात के तापमान तो अभी से ही गिर जाएंगे, तो उतना ज्यादा कोई खास गिरावट नहीं आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कोई स्नोफॉल अभी नहीं हो रहा है, तो बर्फबारी बर्फबारी के जो है अभाव से ये उतना जो है दिन के तापमान में, जैसे कोल्ड कंडीशंस कई बार शुरू हो जाती है, बर्फबारी होती है और बादलों में जो बारिश होती है, तो ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ जाते हैं, मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, बर्फबारी के बाद हवाएं पहुंचती है, तो इन सारी स्थितियों के चलते कोहरा भी छाता है, तो कोल्ड कंडीशन काफी ज्यादा इस समय प्रोमिनेंट हो जाती है, कॉमन हो जाती है उत्तर भारत के लिए। तो वो चीज हालांकि शुरू नहीं होगी। और रात के तापमान भी जो है तेजी से जो गिरते हैं, आप देखिए दिल्ली में 15 तारीख को भी 8, 9 डिग्री है, और 21, 22 को भी 8, 7 डिग्री तक यही तापमान दिखा रहे हैं। पंजाब में भी ऐसा ही है, अभी 6 है, 6, 7 है, उस समय भी 6, 7 है, यानी कि अगले 10 दिनों के दौरान उतना कोई खास प्रोमिनेंट जो गिरावट है वो नहीं दिखेगा। पर उत्तरी हवाएं हो सकता है कुछ तेज हो, लगातार कंसिस्टेंटली चलती रहे, तो पश्चिमी राजस्थान में 1, 8 डिग्री यहाँ पर गिर सकता है, पर ये राजस्थान में भी उतना कोई, जहाँ पर तापमान गिर चुका वहां पर यानी कि गिर चुका, उतना ज्यादा कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। केवल मध्य भारत में जब वेदर एक्टिविटी जाएगा यहाँ थोड़ा प्रभाव दिख सकता है। और बर्फबारी के अभाव के चलते जो पहाड़ों में यानी कि बर्फबारी काफी ज्यादा
प्रोमिनेंट रोल केवल पहाड़ों में ही, मैदानी इलाकों में भी प्ले करती है। पहाड़ों में जो इसमें फसल होती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो फसल होती है जैसे सेब वगैरह की, तो इसको भी जो है, इसको बर्फबारी की काफी आवश्यकता होती है, जो टूरिज्म के लिए भी ये काफी नेसेसरी है। और जो दूसरी चीज है, सॉरी, जो तीसरी चीज है वो है तापमानों को गिराने में। जो सर्दी जो मैं बोल रहा हूँ कड़ाके की शुरू नहीं हो रही है, वो अगर यहाँ पर इस इलाके में अगर कड़ाके की, यानी सॉरी, जो अगर भारी स्नोफॉल होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, यानी कि अगर इस इलाके में अगर काफी भारी स्नोफॉल हो जाती है, वो कई बार होता है, यानी कि हर साल ही होता है, हालांकि इस साल अभी तक दिखी नहीं है ये, अभी भी प्रतीक्षा बनी हुई है। तो यहाँ से जो है जब उत्तरी हवाएं चलना शुरू होती है इसी प्रकार, यहाँ पर स्नोफॉल होता है, और कई बार यहाँ जो मैदानी इलाकों में वर्षा की गतिविधियां होती है, ह्यूमिडिटी लेवल भी बढ़ जाते हैं इससे उत्तर भारत के। तो यहाँ से जब फिर हवाएं चलना शुरू होती है, तो ये हवाएं जो है दिन के तापमानों को गिरा देती है, केवल उत्तर भारत से शुरू करके मध्य और दक्षिण भारत में, तेलंगाना और कई बार उत्तर आंतरिक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के इलाकों में, और यहाँ तक कि कभी कभार जो है, कई बार क्या होता है, जो सिस्टम वगैरह बनते हैं और अगर स्नोफॉल भी होती है और हवाएं जो है इस प्रकार उत्तरी दिशा से पहुंच जाती है, तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ तक कि केरला में भी जो है कंफर्टेबल वेदर हो जाता है, यानी कि कई बार तापमान 22-23 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर केरला वगैरह में पहुंच जाते हैं। तमिलनाडु में 20-18 डिग्री तक तापमान आ जाते हैं। पिछले साल भी दिखी थी आंतरिक तमिलनाडु के इलाकों में। सर्दी नहीं है जो यहाँ पर नहीं पड़ती है, पर एक कंफर्टेबल वेदर शुरू हो जाता है। तो वो चीज पूरा, यानी कि दक्षिण भारत तक इसका जो कूलिंग इफेक्ट, पर जो भारी स्नोफॉल के बाद दिखती है उत्तर भारत में, जैसे चूरू वगैरह में -5 डिग्री तक, तो इस प्रकार एकदम ठिठुरन वाली सर्दी शुरू हो जाती है। तो वो अभी शुरू नहीं हुई है, उसके लिए इंतजार है। और ये सर्दी आने की थोड़ी आवश्यकता भी होती है इसकी, जैसे रबी फसलों के लिए, गेहूं वगैरह के लिए, जो जिनको शुरुआती पीरियड में जो है सर्दी की आवश्यकता ज्यादा होती है, और नहीं तो यानी कि थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। और इस समय पड़ती भी है ऐसी सर्दी, पर शुरू हो जाती है अभी, जैसे आज दिसंबर 13 तारीख है, तो अभी मिड दिसंबर आने वाला है, तो अभी तक ऐसी सर्दी शुरू हो जाती है, पर इस साल अब तक शुरू नहीं हुई है, इसकी अभी प्रतीक्षा है। तो जैसे जैसे अभी आगे जो भी चेंजेस आएंगे, मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, आगे के अपडेट्स के लिए मैं चैनल को